Good morning, students. Today we will discuss neurosis. Neurosis is the milder abnormalities of the cognitive, emotional, and motor process. न्यूरोसिस एक मेंटल कंडीशन है. इसमें स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं. यह माइल्डर फॉर्म की है. न्यूरोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम क्यूलन ने अपनी बुक सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी में 1769 में किया था. इससे अभिप्राय है डिसऑर्डर सेंसेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरोसिस में स्ट्रेस रिलेटेड इशू जैसे डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ऐसे बहुत से स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज इसमें आते हैं. इसमें व्यक्ति डे टू डे लाइफ में अपनी कोई भी काम करने में अपने आप को असमर्थ पाता है. ऐसे व्यक्तियों में अनहैप्पीनेस, एग्जाइटी, गिल्ट फीलिंग ये सब पाया जाता है. इन सब से बचने के लिए वह सुरक्षात्मक प्रयास करता है. न्यूरोसिस के सिम्टम्स माइल्डर फॉर्म के होते हैं. इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है. इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना पड़ता. यह नॉर्मल व्यक्तियों की तरह ही अपनी जीविका कमाते हैं. नॉर्मल पर्सन की तरह ही ये बिहेव करते हैं. सिम्टम्स ऑफ न्यूरोसिस. न्यूरोटिक पर्सनैलिटी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो न्यूरोसिस के सभी प्रकार में कम या ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं. ऐसे सिम्टम्स को न्यूरोसिस के कॉमन सिम्टम के नाम से भी पुकारा जाता है. कुछ प्रमुख सिम्टम्स पर हम बात करेंगे. एंग्जाइटी एंड फियर. न्यूरोसिस का जो प्रमुख लक्षण है वो है एंग्जाइटी. जो व्यक्ति एंग्जाइटी से घिरा रहता है वो हर समय छोटी छोटी बातों पर उसे चिंता रहती है. कई बार तो एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वह चिंता डर में बदल जाती है. किसी अपने की बीमारी, एक्सीडेंट, डेथ के बारे में चिंता बनी रहती है. जीवन की साधारण घटनाओं के प्रति भी उसकी चिंता हमेशा बनी रहती है जिसके कारण उन्हें एडजस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं. इन एंग्जाइटी की वजह से व्यक्ति में फियर पैदा हो जाता है. वह छोटी छोटी बातों से, घटनाओं से डरने लगता है. सेकंड पॉइंट इज ईगोसेंट्रिसिटी. न्यूरोसिस का पेशेंट अन्य लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने की बजाय अपनी ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में उलझा रहता है. वह अपनी ही भावनाओं, आशाओं व आकांक्षाओं में डूबा रहता है. उसके पास दूसरों के लिए समय ही नहीं रहता. वह अपने आप को हेल्पलेस और इनसिक्योर फील करता है. वह हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस. न्यूरोसिस का पेशेंट किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता और ना ही वो किसी चीज़ से खुश होता है. एक बेचैनी सी फील करता है जिससे उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वह होपलेस हो जाता है. वह अपने आप को गुड फॉर नथिंग समझने लगता है. उसे हमेशा लगता है कि वह कुछ खो रहा है, समथिंग इज़ मिसिंग, जिससे उसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस में कमी आ जाती है. फोर्थ पॉइंट इज टेंशन एंड इरिटेशन. इसमें व्यक्ति हमेशा तनाव का अनुभव करता है. उसके बिहेवियर में एंग्जाइटी और फियर होने की वजह से वह इरिटेट रहने लगता है. छोटी छोटी बातों पर वह चिड़चिड़ा होने लगता है, नाराज़ हो जाता है. छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव होने लगता है जिसकी वजह से वह तनाव से घिर जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ इंसाइट. न्यूरोसिस से पीड़ित व्यक्ति में अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अपने कन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के लिए सूझ का अभाव होता है. उसके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. वह बहुत ही रिजिड होता है. कभी कभी वह अच्छी इंसाइट का अपनी सूझबूझ से सॉल्यूशन निकाल भी लेता है पर फिर भी वो कहीं ना कहीं चिंतित रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप.
न्यूरोसिस का पेशेंट सेल्फ सेंटर रहने के कारण अपनी ही प्रॉब्लम में उलझा रहता है, जिसकी वजह से वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ऐसी अवस्था में दूसरों लोगों के साथ उसका रिलेशन कांटेक्ट नॉर्मल नहीं रहता। वह हमेशा दूसरों से कृपा सिंपैथी पाना चाहता है, जिससे लोग उससे दूर भागते हैं। वह अपने आप को भी इनअप्रोप्रिएट हीन समझने लगता है, जिसकी वजह से वह दूसरों से दूर ही रहता है। 7th पॉइंट इज परसिस्टेंट नॉन इंटीग्रेटिव बिहेवियर। न्यूरोटिक पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आवश्यकता से अधिक डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है, जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दूर, उसकी चिंता की मात्रा बढ़ जाती है। स्ट्रेस का लेवल बढ़ने के कारण उसका बिहेवियर नॉन इंटीग्रेटिव हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल एंड सोमैटिक सिम्टम्स। न्यूरोसिस के पेशेंट में बहुत से साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्टम्स देखे जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में एंग्जाइटी, फोबिया, ऑब्सेशन, कंपल्शन आदि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और सोमैटिक सिम्टम्स में थकान, इंडाइजेशन, नींद की कमी, अधिक पसीना आना, हृदय की धड़कन बढ़ना, संवेदना बंद हो जाना, मसल्स क्रैम्प, सिर दर्द आदि ये सब सिम्टम्स जो हैं वो देखे जाते हैं। यह सभी सिम्टम्स नॉर्मल पर्सन में भी होते हैं, पर नॉर्मल पर्सन जल्दी बैलेंस बना लेते हैं। न्यूरोटिक पेशेंट का इन सब में बैलेंस नहीं बन पाता। उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो अननेचुरल और इनएप्रोप्रिएट होते हैं। जर्नल कॉजेज ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस से रिलेटेड सभी फैक्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। जो इसके कॉजेज़ हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल कॉजेज़ पर। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि न्यूरोसिस का उन लोगों में होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है जिन लोगों की फैमिली के अन्य लोगों में न्यूरोटिक पेशेंट होते हैं। अर्थात न्यूरोसिस के होने में हेरिडिटी का भी योगदान रहता है। जेंडर, एज, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी किसी न किसी रूप से न्यूरोसिस से जुड़े रहते हैं। फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले लोग, कुछ अलग तरह के लोग, फिज़िकल स्ट्रक्चर वाले लोग जो अलग से दिखाई देते हैं, जो फिज़िकली रूप से डिसेबल होते हैं, उन लोगों में न्यूरोसिस के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस तरह नींद ना आना, थकान, इंडाइजेशन आदि फैक्टर लंबे समय तक चलने वाले इमोशनल स्ट्रेस के कारण डेवलप होते हैं। ये फैक्टर्स स्ट्रेस टॉलरेंस में भी कमी लाते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉजेज। फर्स्ट इज लर्नड मेल अडेप्टेड बिहेवियर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी कुछ कारक होते हैं जिनमें कि लर्न मेल अडेप्टिव बिहेवियर है। जो न्यूरोसिस का एक महत्वपूर्ण कारण है, वो व्यक्ति में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वह डेली लाइफ की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सके। इसलिए वह अपने आप को इनसिक्योर व टेंस फील करने लगता है और वह अधिक से अधिक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करने लग जाता है और अपने आप का बचाव करने लग जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति में इस आदत का विकास होने लगता है। मेल अडेप्टिव बिहेवियर वो सीखने लग जाता है तथा वह एक ऐसी लाइफस्टाइल बना लेता है जो अनसोशल होती है। फोबिया का पेशेंट फियर से बचने के लिए अनेक प्रकार की रिएक्शंस करता है। यह रिएक्शंस लर्नड होते हैं, सीखे होते हैं, जो उसे फियर से मुक्ति दिलाते हैं। अर्थात फोबिया के पेशेंट के डर के प्रति जो भी रिएक्शन होते हैं वह उसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से मुक्ति दिलाते हैं। नेक्स्ट इज इमेच्योरिटी एंड गिल्ट। न्यूरोसिस को इमेच्योरिटी का ही दूसरा रूप माना गया है। जब किसी बच्चे का परिवार में समाजीकरण नहीं हो पाता तब वह इमेच्योर रह जाते हैं, उनका मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जिन व्यक्तियों में गिल्ट फीलिंग होती है उनमें न्यूरोसिस के सिम्टम्स डेवलप होने के पूरे चांसेस रहते हैं।
स्ट्रेस एंड कंपनसेशन। स्ट्रेस और कंपनसेशन से रिलेटेड न्यूरोसिस को निम्नलिखित सिम्टम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग कॉग्निशन। व्यक्ति को किसी चीज़ का डर जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतनी ही सिक्योरिटी चाहता है। व्यक्ति का अपना टैलेंट रियलिटी से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। वह व्यक्ति के इनर फीलिंग से डिटैच हो जाती है। वह अपनी जो अंदर उसकी फीलिंग्स होती है उससे बिल्कुल डिटैच हो जाता है। इसमें व्यक्ति में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। सेकेंड पॉइंट इज अनवांटेड डिज़ायर। कई बार अनवांटेड डिज़ायर से भी न्यूरोसिस के सिम्टम्स पैदा होती हैं। व्यक्ति की कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उसकी योग्यताओं से परे होती हैं। वह सफल नहीं हो पाता, फिर वो निराश हो जाता है, जिससे व्यक्ति में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने में लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप वह न्यूरोटिक पेशेंट बन जाता है। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। व्यक्ति के इंटरपर्सनल रिलेशन व्यक्ति में स्ट्रेस और चिंता पैदा करते हैं। चिंता व्यक्ति की लाइफ के मीनिंग को थ्रेटनिंग बना देती है। लाइफ में कोई भी असफलता, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी, व्यक्ति में चिंता पैदा करती ही है। व्यक्ति इनसिक्योर फील करने लगता है। जब व्यक्ति की असफलताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यह स्थिति न्यूरोसिस के सिम्टम्स पैदा करती है। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन। व्यक्ति में अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन का होना भी न्यूरोसिस के सिम्टम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार व्यक्ति जीवन में ऐसे गोल निर्धारित कर लेते हैं जो उसकी योग्यता से परे होते हैं, वो उसे अचीव ही नहीं कर पाता। फिर वह असफलता से निराश हो जाता है, जिससे व्यक्ति में हीनता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट फील उत्पन्न हो जाता है। यही कंडीशन न्यूरोसिस के सिम्टम्स डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। इम्पॉसिबल चॉइसेस। कई बार व्यक्ति ऐसी इच्छाओं का चयन कर लेता है जिनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तब उसमें न्यूरोसिस के लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज सोशल कॉजेस। सभी प्रकार के लोगों में न्यूरोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिकल लेवल का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, हाई स्टेटस का हो, लो स्टेटस का हो, मध्यम वर्ग का हो, या फिर किसी भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे किसान हो, मज़दूर हो, नेता हो, क्रिमिनल हो, चाहे वो टीचर हो। इन सब में न्यूरोसिस के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। और इकोनॉमिकल स्टेटस की अगर बात की जाए तो जो ओसीडी है वो हाई इकोनॉमिकल स्टेटस के व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। हिस्टीरिया है वह लो इकोनॉमिकल लेवल के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों कारक ही न्यूरोसिस के सिम्टम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं।